नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपन पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में काव्य धारा है, जिसमें अपन ने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासु साहित्य पढ़ रहे हैं। रासु साहित्य में अपन ने पृथ्वीराज रासु पढ़ लिया, तो अपन पढ़ रहे हैं आज हम्मीर रासु। हम्मीर रासु क्या है? ठीक है, आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जी। में हर घंटे में अपन अपडेट करते रहते हैं। हिंदी साहित्य का वीडियो आपके लिए मिल सके, पहुंच सके आप तक के लिए, और चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अपन पढ़ते हैं हम्मीर रासु। हम्मीर रासु क्या है? एक अमीर या हमीर। हमीर रासु क्या कहते हैं? अमीर या हमीर कहते हैं। यह रचना स्वतंत्र रूप से क्या है? यह रचना स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। इसका रचना काल सन 1357 ईस्वी से। रचनाकार कौन है? सारंगधर हैं। इसके रचनाकार कौन है? सारंगधर हैं। राइट। राहुल शक्रत्यायन इसके रचनाकार के रूप में जज्जल कवि को स्वीकार करते हैं। जो राहुल शक्रत्यायन इसके जज्जल कवि को मानते हैं। हम्मीर रासु कौन है? जज्जल कवि को इसकी रचनाकार मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्राकृत पैगंबर में इसके कुछ पद प्राप्त किए, और इन्हीं पदों के अनुसार इसका संकलन किया गया है। प्राकृतिक पैगंबर के अनुसार कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, है ना। आचार्य शुक्ल हैं जो हम्मीर रासु में रासु साहित्य का अंत मानते हैं। क्या मानते हैं? इसी में इसका रासु साहित्य का अंत मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हम्मीर को अमीर का प्राकृतिक रूप माना है, जो कि एक पात्र के रूप में प्रयोग न होकर विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। जो क्या है? एक पात्र के रूप में प्रयोग न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। आइए अब बस हम्मीर रासु यहीं तक था। इसमें अपन ने इसका रचनाकाल देख लिया, जो 1357 ईस्वी था। इसकी रचनाकार इम्पोर्टेंट है, तो सारंगधर इसकी रचनाकार है। और इस रचना राहुल शक्रत्यायन के अनुसार रचना के रूप में किसे? जज्जल कवि को स्वीकार किया है। किसे किया है? जज्जल कवि को। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो प्राकृतिक पैंगल के रूप में इन्हीं को संलग्न किया है या स्वीकार करते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं विजयपाल रासु। विजयपाल रासु इसका रचना काल देखते हैं, तो विजयपाल रासु का है 1298 ईस्वी में मिस्र बंधुओं द्वारा। किसके द्वारा? मिस्र बंधुओं द्वारा। रचनाकार है नल सेन। नल सेन कौन है? भाट कवि से हैं। विजय किसकी होती है? जो शेर होते हैं से उनकी विजय हो गई। यह अप्रमाणिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? यह अप्रमाणिक ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 16वीं सदी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसे 16वीं सदी मानते हैं। भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा। छंद क्या है? 42 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। कितने छंदों का प्रयोग हुआ? 42 छंदों का प्रयोग हुआ था। भाषा अपभ्रंश है। कैसा है? अप्रमाणिक ग्रंथ है। याद रखिए, सन 1298 मिस्र बंधुओं द्वारा इस रचनाकार को नल सेन भाट कवि द्वारा रचित है यह। ठीक है, वर्ण विषय देखते हैं, तो इसका वर्ण विषय है विजयपाल। विजयगढ़ के शासक के युद्धों का वर्णन किया है इसमें। विजयपाल हैं जो विजयपाल रासु में विजयगढ़ के शासक के युद्धों का इसमें वर्णन है। ठीक है, आइए अब देखते हैं जयप्रकाश। जयप्रकाश क्या है? इसकी रचनाकार। जयप्रकाश की रचनाकार कौन है? भट्ट केदार हैं। यह रचना क्या है? रचना काल इसका अज्ञात है। इसका रचनाकार अज्ञात है। तो भट्ट के द्वारा इसका समय विक्रम संवत 1225 माना गया है। भट्ट कवि के द्वारा कब कितना माना? विक्रम 1225 माना, आसपास माना गया है। वर्ण विषय देखते थे, कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का इसमें वर्णन है। जयचंद प्रकाश लिखा गया है जो भट्ट कवि के द्वारा। इसमें कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। और यह रचना क्या है? वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। रठौड़ा दीक्षात
श्यामलदास में इसका वर्णन देखने को मिलता है। कहाँ? श्यामलदास में इसका वर्णन देखने को मिलता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जयमयंक जस चंद्रिका, इसके रचनाकार कौन है? मधुकर। मधुकर कवि इसके जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि। इसका रचनाकार देखते हैं, इसका रचनाकार है 1186 ईस्वी में यह लिखी गई है। वर्ण विषय देखते, कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का इसमें ही वर्णन है। देख तो इसके कन्नौज के शासक जयचंद की जयमयंक जस चंद्रिका में भी वर्णन है। यह रचना भी उपलब्ध नहीं है। और ये कैसी रचना है? यह उपलब्ध नहीं है। कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का जयप्रकाश में भी वर्णन को देखता है, वो भी उपलब्ध नहीं थी। और यह रचना भी जयमयंक जस चंद्रिका भी उपलब्ध नहीं है। जयप्रकाश जयचंद प्रकाश रचना किसने लिखी? भट्ट केदार ने लिखी है, वो अज्ञात समय था उसका। और जयमयंक जस इसका रचनाकार 1186 है। कितना है? 1186। किसने लिखी है? मधुकर कवि ने लिखी है। राठौड़ा दीक्षात श्यामल ने इसका वर्णन देखने को मिलता है। ये सेम ही है ना, इसका देखने को मिलता है। आइए अब देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो मोस्ट इम्पोर्टेंट, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज और संयोगिता का इसमें प्रेम प्रसंग देखने को आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रेम प्रसंग देखने को मिलेगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इसमें पिंगल शैली का वर्णन हुआ है। पिंगल शैली यानी प्रेम प्रसंग है यहाँ पे। भाषा ब्रज भाषा एवं राजस्थानी भाषा। इसमें भाषा कौन सी मिलेगी? ब्रज भाषा है, राजस्थानी यानी पिंगल है ना। रचनाकार कौन है इसकी? चंद्रवरदाई है। रचनाकार का समय कितना, समय काल कितना है इसका? 1193 ईस्वी में यह लिखी गई। इसमें सर्ग देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सर्ग है इसके कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग यानी समय है इसमें। शैली कौन सी? पिंगल शैली है। कै मास बद प्रसंग भी इसी में है। कै मास बद प्रसंग भी इसी में है। चंद्रवरदाई 61 समय लिखे है। चंद्रवरदाई ने 61 कवि लिखे हैं तथा जलहड़ ने 8 समय लिखे हैं। जलहड़ ने कितने? 8 समय लिखे हैं। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं जलहड़। जलहड़ कौन है? पृथ्वीराज के पुत्र हैं जलहड़। इसमें नायिका और नायक और नायिका का वर्णन देखते हैं तो इसमें नायक है पृथ्वीराज और नायिका कौन है? संयोगिता। इनका प्रेम प्रसंग है। ये संयोगिता कौन थी? मुग्धा श्रेणी की नायिका थी। मुग्धा श्रेणी की नायिका थी। धीरोदत्त दास श्रेणी नायक है। इसमें कौन है? पृथ्वीराज चौहान धीरोदत्त श्रेणी की नायक है। इसमें काव्य रूप देखने को मिलते हैं तो प्रबंध काव्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा काव्य? प्रबंध काव्य। पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण संस्करण देखने को मिलते हैं। कितने? 4 रूपांतरण संस्करण देखने को मिलते हैं। बृहद संस्करण की बात करते हैं तो यहाँ पे बृहद संस्करण समय 69 समय है। इसमें छंद देखते हैं तो इस बृहद संस्करण में छंद कितने हैं? 13,306 इसमें छंद है। कितने? 13,306 इसमें छंद आपको देखने को मिलेंगे। नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रसारण करवाया गया है। किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा इसका प्रसारण करवाया गया है। इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित है। और इसका मध्य रूपांतरण देखते हैं तो छंद लगभग 7,000 छंद है। इसमें छंद कितने हैं? लगभग 7,000 छंद हैं। बीकानेर एवं अबोहर संग्रहालय में संरक्षित है। कहाँ पर? अबोहर संग्रहालय में संरक्षित है, बीकानेर में। मिस्र बंधुओं द्वारा। अब मिस्र बंधुओं द्वारा देखते हैं तो हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि कौन था? चंद्रवरदाई था। मिस्र बंधु मानते हैं कि सिर्फ हिंदी का वास्तविक कवि है जो चंद्रवरदाई को ही कहा गया है। नरोत्तम स्वामी यह मुक्त रचना मानी गई है। कैसी रचना मानी गई? मुक्त रचना मानी गई है। लघु रूपांतरण देखते हैं तो इसमें छंद कुल
3500 छंद हैं। छंद कितने हैं? कुल 3500 छंद हैं। इसका समय काल कितना है? तो 19 सर्ग समय है। इसमें संरक्षित कहाँ? ये भी बीकानेर संग्रहालय में उपलब्ध है। बीकानेर संग्रहालय में संरक्षित है। लघुत्तम रूपांतरण की बात करते हैं छंद, इसमें लगभग 1300 छंद हैं, है ना। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल पृथ्वीराज रासु माना है ना। जो लघुत्तम रूपांतरण जिसमें कितने 1300 छंद हैं, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी को पृथ्वीराज रासु का मूल प्रति माना है। इसका संपादक माता प्रसाद गुप्त जी के द्वारा किया गया। इसका जो संपादक है, अब देखो इसका जो संपादन करते हैं कौन कर रहा है? माता प्रसाद गुप्त जी द्वारा इसका संपादन किया गया है। जेम्स टोड ने पृथ्वीराज रासु के काव्य सौंदर्य को प्रभावित होकर, किसे? काव्य सौंदर्य को प्रभावित होकर इसकी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसका? अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। एशियाटिक सोसाइटी आयु बंगाल के माध्यम से करवाया है। किसके माध्यम से करवाया? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से। अंग्रेजी में जो पहले हिंदी में लिखा गया था पृथ्वीराज रासु, अब उसके लिए क्या जेम्स टोड ने क्या करवा दिया? अंग्रेजी में इसका अनुवाद करवाया। एशियाटिक सोसाइटी आयु बंगाल के माध्यम से करवाया है। इसी बीच सन 1875 ईस्वी में, कब? इसी बीच यानी जब 1875 में डॉक्टर बुलर को जयानक कवि के द्वारा रचित पृथ्वीराज विगम नामक रचना प्राप्त हुई, जिसमें संयोगिता स्वयंवर का वर्णन नहीं किया था। जिसमें संयुक्ता स्वयंवर का वर्णन नहीं था। इसमें पृथ्वीराज चौहान का और संयुक्ता इसमें स्वयंवर का वर्णन नहीं था। इसी आधार पर पृथ्वीराज रासु को अप्रमाणिक घोषित कर दिया गया, जिसमें संयुक्ता का स्वयंवर का वर्णन नहीं है। इस आधार पर इसे क्या कर दिया? अप्रमाणिक घोषित कर दिया गया। पृथ्वीराज रासु में 68 प्रकार के छंदों को देखने को मिलते हैं। इसे आदि काल में रचित छंदों का पिटारा या छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अजायब घर किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासु को कहा जाता है। चंद्रवरदाई का ये क्या है? प्रिय छंद छप्पा है। चंद्रवरदाई का प्रिय छंद छप्पा है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक अजायब घर किसे कहता है? पृथ्वीराज चौहान के लिए। डॉक्टर नामवर सेन ने चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा है। पृथ्वीराज रासु का उद्धरण कर्नल टोड को कहा जाता है। शंभुनाथ सेन ने पृथ्वीराज रासु को विकासशील काव्य माना है। देखो, नामवर सेन चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान इसको कर्नल टोडार कहा है, और शंभुनाथ सेन जो पृथ्वीराज रासु क्या मानते हैं? विकासशील काव्य की संज्ञा दी है। ठीक है, विकसनशील की काव्य दी है। अब विद्वानों के अनुसार देखते हैं पृथ्वीराज रासु को कौन प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, कौन अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कौन अप्रमाणिक मानते हैं। तो सबसे पहले मानने वाले जो अप्रमाणिक कवि कौन कौन से मानते हैं? जो विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासु को क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। गौरी शंकर हीरानंद ओझा हैं जो अप्रमाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो मान ही रहे हैं। मुंशी देवी प्रसाद इसी को मान रहा है कि जो अप्रमाणिक ग्रंथ है। डॉक्टर बुलर भी मानते हैं, श्यामलाल दास भी मानते हैं और मोतीलाल मेनारिया भी ये काम मानते हैं अप्रमाणिक ग्रंथ है। जबकि कुछ लोग अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं, जो क्या कहते हैं? जो प्रमाणिक भी है अप्रमाणिक भी, अर्ध प्रमाणिक है ना। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अगर चंद नहटा मुनिजिन विजय मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी अप्रमाणिक मानते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट श्याम सुंदर हैं जो प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु और जेम्स टोड हैं जो क्या मानते हैं? इसे प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। पृथ्वीराज रासु की भाषा, पृथ्वीराज रासु की भाषा 3 प्रकार से डिवाइड की गई है। अपभ्रंश है, डिंगल शैली है और पिंगल शैली तथा ब्रज भाषा मानने वाले। अब देखते हैं जो पृथ्वीराज रासु की भाषा अपभ्रंश भाषा कौन कौन मानता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अपभ्रंश की भाषा मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी भी अपभ्रंश मानते हैं।
मुनिजन विजय और मुनिकांत सागर, ये क्या मानते हैं? अपभ्रंश भाषा में। डिंगल क्या है? एक मिश्रित ब्रज भाषा है। डॉक्टर दशरथ वर्मा और मोतीलाल मेनारिया और राम कुमार वर्मा इसी को मानते हैं। पिंगल शैली एक ब्रज भाषा मानते हैं। शुक्ल जी, जॉर्ज ग्यर्सन, श्याम सुंदर दास, उदय नारायण भी इसी को मानते हैं। धीरेन्द्र वर्मा भी इसे पिंगल शैली या ब्रज भाषा मानते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी रासों के महत्वपूर्ण सर्ग। पहला सर्ग देखते हैं तो आदि पर्व समय। पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग है। जो पहला सर्ग आपको देखने को मिलेगा आदि पर्व समय, जो पृथ्वीराज चौहान की वंशज का परिचय है। इसमें पहले सर्ग में जो पृथ्वीराज का वंश है उसका इसमें वर्णन है। दूसरा सर्ग आपको देखने थे दशम पर्व समय है, जो भगवान दास के अवतारों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। भगवान दास के अवतारों का वर्णन देखने को मिलता है। 61वां सर्ग की बात करते हैं तो इसमें कन्य जज समय, यह पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय माना जाता है। 61वां समय यानी कन्य जज समय है, यह पृथ्वीराज का सबसे बड़ा समय माना जाता है। 65वां समय जब देखते हैं तो विवाह संयोग समय है ना, विवाह का समय है। संयोगता पृथ्वीराज का इसमें विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। 69वां संघ है जिसमें महोबा युद्ध संयोग का वर्णन देखने को मिलता है। महोबा युद्ध संयोग का वर्णन को मिलता है। 20वां सर्ग पद्मावती का समय है। पद्मावती का समय इसमें देखने को मिलता है। 27वां सर्ग है कैमास वध समय देखने को मिलता है। 27वां में क्या कैमास वध है। और 20वें सर्ग में क्या है? पद्मावती है ना। और 61वां सर्ग है, जो 61वां सर्ग में कन्वज समय यानी महोबा समय आपको देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो में कुछ विशेष फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पृथ्वीराज रासो का आइए देखते हैं विशेष फैक्ट। जो पृथ्वीराज रासो है जिसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो एक अप्रमाणिक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो के समय और ऐतिहासिक समय में लगभग 80 से 90 वर्षों का अंतर देखने को मिलता है। मोहनलाल विष्णुलाल पाठ्या ने इसके निराकरण के लिए आनंद संवत चलाया है। कौन सा चलाया है? आनंद संवत चलाया है। निराकरण के लिए आनंद संवत चलाया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विशाल घटनाकोश कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विशाल घटनाकोश कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ मानते हैं। कौन सा है ये? जाली ग्रंथ है, जो अप्रमाणिक ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद की रचना भी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद की रचना भी माना है। श्याम सुंदर दास हैं जो उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। क्या कहा है? वीर काव्य। यानी जो सुंदर दास हैं जो उदय नारायण तिवारी हैं, इसे क्या माना है? विशाल वीर काव्य भी माना है। क्या माना है? विशाल वीर काव्य भी माना है। ध्यान से पढ़िए साथियों और नोट्स बनाते जाइए साथ में, है ना। और बार बार रिवीजन, एक क्लास कम से कम 2 बार देखो, 2 से 3 बार, आपको बिल्कुल छप जाएगा। और इसी में से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चाहे MP आप टेट भी होने वाली है, इसके बाद चयन भी परीक्षा होने वाली है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये किसी भी अदर स्टेट की परीक्षा और हिंदी साहित्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। श्याम सुंदर दास ने इसे कहा है। क्या कहा है? पृथ्वीराज रासो प्राचीन साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। श्याम सुंदर दास से कहा है। पृथ्वीराज रासो राजनैतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। ये डॉक्टर बच्चन साहब कह रहे हैं पृथ्वीराज रासो राजनैतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो एक क्या है? राजनैतिक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो क्या है? एक राजनैतिक महाकाव्य है। अब इसमें मुख्य इम्पैक्ट की बात कर लें तो जो प्रमाणिक ग्रंथ कौन ने माना, अर्ध प्रमाणिक किसने माना और प्रमाणिक किसने माना? जी,
मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो पृथ्वीराज रासो में कितने 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, ये मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना, ये इम्पोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुगी संवाद के रूप में माना, ये भी इम्पोर्टेंट है। श्याम सुंदर दास उदारनाथ तिवारी ने इसे क्या कहा था, विशाल काव्य कहा था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और डॉक्टर नामवर शाह ने इसे चंद्रवरदाई को छंदों का राजा या इस छंदों का अजायब घर कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लघुत्तम छंद हैं, जितने प्रकार के छंद हैं इसको देख लीजिएगा। चलिए अपन अब कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, जैन साहित्य या इसे रास साहित्य कहते हैं। अपन ने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, नाथ साहित्य पढ़ लिया और रासो साहित्य पढ़ लिया। ठीक है साथियों, क्लास के लिए अब यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।